नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक जमाना था जब गुजरात में महात्मा गांधी पैदा हुए थे, सरदार पटेल पैदा हुए थे और भी कितने कितने महान लोग पैदा हुए थे। आजादी के बाद भी गुजरात से एक शानदार लोग सामने आए हैं। लेकिन आज गुजरात का नाम आता है तो अडानी जी की याद आती है, अदानी जी की याद आती है, मोदी जी और शाह साहब तो हैं ही। मजेदार बात यह है कि गुजरात से पिछले कुछ सालों से लगातार फ्रॉड की खबरें आ रही हैं। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं बीतता है जब 150 करोड़ के फ्रॉड की बात वहां से सामने ना आए। ऐसा लगता है कि गुजरातियों ने अडानी और अदानी साहब से कुछ ज्यादा ही प्रेरणा ले ली है। ताजा जो मामला है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खजाने से तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख रुपए के चोरी का है। और ये मामला जब आप सुनेंगे, इस मामले को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा एकदम फिल्मी सीन आपके सामने चल रहा है। और जो बंदा इसमें पकड़ा गया है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है। वो बंदा गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करता था। वहां की जो गांधी रोड शाखा थी उसका जूनियर ज्वाइंट कस्टोडियन था। यानी आप ये समझ लें कि आरबीआई का जो करेंसी चेस्ट वहां पर था, यानी आरबीआई का जो खजाना वहां पर था, उसके देख रेख की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी उसमें से एक ये भी था। इसका नाम है हर्षित कडियार। तो हर्षित कडियार जो है उसने क्या गजब का खेल किया है वो आप सुनेंगे तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। 13 जनवरी की बात है, थोड़ी पुरानी बात हो गई, तकरीबन 4 महीने पुरानी बात हो गई। 13 जनवरी को 2 कॉन्ट्रैक्ट वाले जो मजदूर थे उनके साथ मिलकर लोहे के बक्सों में कैश भरवाकर इसने बाहर निकाला था। जो ये बाहर निकाला था ये भी कोई आसान काम नहीं था। जहां करेंसी रखी जाती हो वहां से लोहे के बक्से में पैसे रखकर बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं होता है। तो इसने क्या किया, इसने 2 लोगों को पकड़ा जो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट की मजदूरी करते थे। उनसे कहा कि इन बक्सों के अंदर कचरा भरा हुआ है, और बक्सों को यह कहकर कि उसमें कचरा भरा हुआ है बाहर निकाला। बाहर निकलवा कर उसने ट्रॉली में रखवाया। साथ के कर्मचारियों ने जब पूछा तो इसने कहा उसमें तो कचरा था, हम कचरा फेंकवाने जा रहे हैं। और ये कचरा यानी कि नोट जो 8 करोड़ 70 लाख रुपए के थे, ये बक्से अपने घर पहुंचवाकर, अपने ठिकाने पर पहुंचवाकर, और उसके बाद अगले दिन बिल्कुल रोज की तरह सच संवर कर दफ्तर पहुंच गया। और लगातार 20 अप्रैल तक लगातार यानी कि 3 महीने लगातार दफ्तर आता रहा। दरअसल इसने सोचा यह था कि 3 महीने में यानी 90 दिन में सीसीटीवी की फुटेज अपने आप डिलीट हो जाएगी और उसके बाद अगर जांच होगी तो मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। तो जब 90 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद इसने ऑफिस में एप्लीकेशन ये लगाई कि मेरी तबीयत काफी खराब है, और ये एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी पर चला गया। और उसके बाद वो घूमने चला गया, लंबी मेडिकल छुट्टी ली और उसके बाद वो घूमने चला गया। लेकिन इसी बीच चोरी का खुलासा हो गया। जब नोट गिने गए तो पता चला कि नोट तो कम है, 8 करोड़ 70 लाख रुपए नोट कम है। उसके बाद सीसीटीवी खंगाली गई। सीसीटीवी अभी डिलीट नहीं हुई थी और सीसीटीवी में यह बंदा दिखाई दिया नोट लेकर जाते हुए, नोटों से भरा हुआ बक्सा लेकर जाते हुए यह बंदा दिखाई दिया। पता यह चला कि मनाली घूमने गया हुआ है परिवार के साथ। अब इतना माल आ गया था तो बाहर घूमने तो बेचारा जाएगा ही। 3 महीने तो उसने किसी तरह से नौकरी की, और मनाली घूमने जब वो गया हुआ था तो पुलिस ने सबसे पहले उसके घर पर छापा मारा। घर पर छापा मारा तो पता चला कि वहां नीचे जो कार खड़ी है उसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए नकद रखे हुए हैं। इसके बाद 16 इलाके से यह आरोपी पकड़ा गया और उसको पुलिस हिरासत में 27 मई यानी आज तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अब ये जो बंदा है, इसने जो पैसा चुराया था उस पैसे से उसने चांद खेड़ा में एक बंगला खरीदा, एक बड़ी कमर्शियल गाड़ी खरीदी और अहमदाबाद में एक दुकान भी खरीदी। वैसे मजेदार है, आम आदमी आप अगर कोई गाड़ी खरीदने जाइए, मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी खरीदना है, तो जो आपके दुकान वाला है, गाड़ी का जो शोरूम होगा, वो 50,000 से ज्यादा आपसे कैश नहीं लेगा। लेकिन भाई ने कैश में बंगला भी खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली, और इतना ही नहीं, अपनी एक महिला सहकर्मी को, अपनी एक मित्र सहकर्मी को 23 लाख रुपए एक बार और 5 लाख रुपए एक बार दिए मकान खरीदने के लिए। यानी चोरी के पैसे से
रिश्ते भी निभा रहा था, चोरी के पैसे से मदद भी कर रहा था मकान खरीदने की। इसने बताया कि 4 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। वैसे इस तरह की जो चोरियां होती हैं और इस तरह का जो फ्रॉड होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी दिखाई देती है। ऐसे तो हिंदुओं के इलाके में मुसलमानों को घर नहीं मिलेगा, ये तमाशा होगा, बकरीद आएगी तो नौटंकी शुरू हो जाएगी, ईद आएगी तो नौटंकी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब इस तरह का मामला होता है, चोरी का मामला होता है, तो इसमें हिंदू मुसलमान सब एक हो जाते हैं। 2 लोगों को जो और पकड़ा गया है वो है सुल्तान और जुल्फिकार। ये सुल्तान साहब और जुल्फिकार साहब भी हर्षित कड़ियार साहब के साथ इस पूरे खेल में शामिल थे, कैश ट्रांसफर वाले खेल में शामिल थे, और इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो बच के निकल गए। लेकिन गुजरात में ऐसा लगता है कि फ्रॉड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गई है। हर तरह का फ्रॉड आपको गुजरात में दिखाई देगा। एक ठग आपको याद होगा, 2024 की बात है, और देखिए हिंदू मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन एकता भी इसमें आ गई। इनका नाम था मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन साहब जो हैं, 2024 की घटना है, जब बाकायदा इन्होंने एक कोर्ट बना ली थी। एक पूरी कोर्ट बनी थी जहां वकील आते थे, फैसला होता था, जज बनकर ये खुद ही बनते थे जज, और जज बनकर बैठकर ये फैसला देते थे। 2019 से 2024 यानी 5 साल तक ये फर्जी जज बने रहे, इनकी फर्जी कोर्ट चलती रही। गांधीनगर में, वो भी छोटी मोटी जगह नहीं जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां सब कुछ है, उस गांधीनगर के सेक्टर 15 में अपने ऑफिस को फर्जी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाकर इन्होंने चलाया, और वहां पर लैंड डिस्प्यूट, जमीन के मामलों की सुनवाई करते थे, फर्जी फैसले सुनाते थे और जबरदस्त भारी फीस वसूलते थे। और 1-2 मामला नहीं है, 100 से ज्यादा फर्जी ऑर्डर पास किए, और अरबों रुपए की सरकारी जमीन, और खासतौर पर विवादित जमीन, और गांधीनगर इलाके की बात कर रहा हूं, वहां लोगों के नाम कर दी कि आपके नाम हो गई आज से ये जमीन। यानी फर्जी जज फर्जी कुर्सी पर बैठकर असली जमीन असली लोगों के नाम से ट्रांसफर करता रहा, और ये 5 साल तक चलता रहा। 5 साल बाद एक मामले में फंसा, जहां कोर्ट में केस हुआ, इसके खिलाफ FIR हुआ, और उसके बाद यह गिरफ्तार हुआ। और ये जो फ्रॉड है ये इंटरनेशनल हो गया है। अभी 2026 के मार्च की बात है, 14 मार्च 2026 को नवभारत टाइम्स में यह खबर छपती है। अमेरिका के कई जो कन्वीनियंस स्टोर हैं उनमें नकली लूट हुई। एक आदमी पिस्तौल दिखाकर दुकान में घुसता, कुछ पैसे लेता और भाग जाता। दुकान का स्टाफ 5 मिनट के बाद पुलिस को फोन करता, यह सारा कुछ CCTV में रिकॉर्ड हो जाता, और इस फर्जी घटना को प्रूफ की तरह दिखाकर यू वीजा के लिए लोग अप्लाई करते। यू वीजा उन लोगों को मिलता है जिन पर अमेरिका में कोई अपराध हो गया है। इस वीजा से बाद में बड़ी आसानी से ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। देखिए, बुरा तो हमको लगता है जब ट्रंप HB1 वीजा कैंसिल करता है, भारतीय लोगों को वापस भेजता है, या वीजा फ्रॉड की बात करता है, तो बुरा तो लगता है। लेकिन चूंकि मैंने अपने जिंदगी का एक हिस्सा गुजरात में भी गुजारा है, तो मैं जानता हूं कि वीजा को लेकर वहां पर कितने सारे फ्रॉड चलते हैं। फर्जी शादियों से लेकर जाने क्या क्या होता है, लेकिन यह मामला तो सबसे टॉप पे है। यानी एक मान लीजिए कोई कन्वीनियंस स्टोर है, उसमें नकली लूट हो जाती है, किसी आदमी को कुछ पैसा लूट लिया जाता है, आपने ही सेट किया हुआ है, आपके ही लोग चोर बन के आते हैं, आपको लूट लेते हैं। उसके बाद CCTV पुलिस देखती है और कहती है आपके खिलाफ तो अपराध हो गया है, यानी आपको लूटा गया है अमेरिका के अंदर, तो अब आपको यू वीजा मिल सकता है। तो आप उसके बहाने यू वीजा ले लेते हैं, बाद में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, और इस मामले में आपका फायदा ही फायदा है। जब इस मामले की जांच हुई तो जिन लोगों को पकड़ा गया उनके नाम आप सुन लीजिए। जितेंद्र कुमार पटेल, महेश कुमार पटेल, संजय कुमार पटेल, दीपिका बेन पटेल, रमेश भाई पटेल, अमिता बेन पटेल, रौनक कुमार पटेल, संगीता बेन पटेल, मिंकेश पटेल, सोनल पटेल, मितुल पटेल, यानी कि पूरा का पूरा पटेल पटेल पटेल। जाहिर है ये सारे लोग गुजरात के थे, नाम से जाहिर है। तो गुजरात के लोग अमेरिका में बैठकर यू वीजा पाने के लिए फर्जी चोरियां करवा रहे हैं और फर्जी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। इसीलिए मैंने मामला कहा कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई और अब साथ में इंटरनेशनल, जाने कितने मामले, मैंने तो एक एग्जांपल दिया, जाने कितने मामले फ्रॉड के आ चुके हैं जिसमें गुजरात के लोग शामिल हैं। वो मामला तो आपको याद ही होगा, 2023 में दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपी थी
जब एक बंदा वहां पहुंचा, किरण भाई पटेल वहां पर पहुंचा और पीएमओ का अधिकारी बताकर अलग अलग जगह यात्रा कर रहा था, वीआईपी सिक्योरिटी मिल रही थी, रील बना रहा था, ए वतन तुझको कसम टाइप का रील बना रहा था, पहाड़ पर चढ़ता हुआ तिरंगा लेकर सारा तमाशा करता हुआ। बाद में पता चला कि वो भी फ्रॉड है। उसके बाद उसका क्या हुआ ये अब तक हमको नहीं पता है, वो फ्रॉड था या फिर किसी ने उसे भेजा था, ये हम नहीं जानते। देखिए, गुजरात एक शानदार राज्य है। मैं वहां रहा हूं 4 साल के आसपास। अब भी मेरे कई सारे दोस्त हैं। मेरी किताब जो उसने गांधी को क्यों मारा, उसका गुजराती में अनुवाद हुआ, उस पर जो कार्यक्रम हुआ, हाल खचाखच भरा हुआ था। गांधीवादी लोग अब भी वहां पर बहुत हैं और बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लालच का और पैसे का जो नशा वहां पैदा किया गया है, उसके चलते फ्रॉड के कस्सों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह सरकार हिंदू मुसलमान में फंसी हुई है, दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदुओं के इलाके में अगर कोई मुसलमान घर ले ले तो तमाशा, ये तमाशा, वो तमाशा, दिन रात जो तमाशा वहां पर चलता रहता है, उसने अपराधियों को बढ़ा दिया है। उसने अपराधियों को ये बता दिया है कि तुम्हारे खिलाफ क्या मामला बनेगा, पुलिस तो दूसरे मामलों में बिजी है। और इसीलिए इस तरह के फ्रॉड लगातार वहां पर देखने को मिल रहे हैं। वैसे अकेला गुजरात नहीं है, पूरा देश धीरे धीरे फ्रॉड बनता जा रहा है। जिस देश की राजनीति फ्रॉड बन गई हो, जहां धर्म फ्रॉड बन गया हो, जहां मुसलमानों को परेशान करने के लिए लोग हाथ में सुअर को गोद में उठाने के लिए तैयार हैं, वहां लोगों की नैतिकता, लोगों की मोरालिटी अगर लगातार गड्ढे में जा रही है, वहां अगर पैसा ही भगवान बन गया है, अगर ये कल्चर बन गया है कि लोग जितना चाहें उतना पैसा कमाएं और जिसके पास जितना पैसा है, कहां से आया मत पूछिए, लेकिन जिसके पास जितना पैसा है वही बड़ा आदमी है। एक दफ्तर में एक आदमी घूस लेता है और शानदार बंगला बनवाता है, कार से चलता है, और एक आदमी ईमानदारी से जीता है, 2 कमरे के घर और स्कूटर में उसकी जिंदगी गुजर जाती है। तो समाज पैसे वाले की इज्जत करता है, ईमानदार आदमी की इज्जत नहीं करता है। जब इस तरह का समाज बनाया है तो गुजरात हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, करप्शन फ्रॉड तो बढ़ेगा ही। और जब इस देश के 2 सबसे बड़े पूंजीपतियों को हर तरह की सुविधा मिलती है, जब वो घूस के आरोप में पकड़े जाते हैं और अमेरिका में जुर्माना देकर छूट जाते हैं, तो फिर लोगों को तो ये लगेगा ही कि घूस लेता पकड़ा गया तो घूस देकर छूट जा, अगर फ्रॉड में पकड़ा गया है तो पैसे देकर निकलने का भी रास्ता बन जाएगा। तो इस देश को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और ये देश किस तरह से फ्रॉड की राजधानी बनता जा रहा है, ये आप समझिए, और ये हमारे आने वाले समय को क्या बनाएगा, ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।